हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, विकास किससे प्रभावित होता है? बताएंगे सब लोग। विकास जो है किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, या स्कूली माहौल से, या सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से? बताइए, विकास किससे किससे प्रभावित होता है? सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी क्लासेस आती हैं एक एक क्लास आपको देखनी है। चलिए बताएंगे सब लोग, विकास जो है किससे किससे प्रभावित होता है? तो विकास, ध्यान देना, आपका जो है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, और स्कूली माहौल से भी प्रभावित होता है, और सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से भी होता है। इन तीनों से विकास प्रभावित होता है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका। ठीक है, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए बार बार लाइक शेयर करने के लिए। चलिए, अभिकथन कथन वाला प्रश्न आ गया है यहाँ पे, कारण वाला। अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। कारण आर क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। बताइए कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है? तो यहाँ पे क्या है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही बात है। कारण आ रहा है, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसमें? विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, या सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, या मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? बताइए, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बहुत छोटे बच्चे अगर हैं तो उनके समाजीकरण के संदर्भ में आपका कथन ये वाला सही होगा कि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न। बहुत अच्छे भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं की आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताएंगे सब लोग भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एसएसटी की वीडियो देखनी है और भी सीडीपी की वीडियोस देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप जाइए, क्लासेस देखिए, पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, कौन सी अवस्था हो जाएगा? यहाँ पे संवेदीकामक हो जाएगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के जो है दो समूह मिलकर चार कंकड़ों का समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रिता, या वस्तु स्थायी? तो क्या दर्शाता है ये बताइए। 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर चार कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रिता, या वस्तु स्थायित्व? वो कहलाता है संरक्षण। क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है यह अनुभव। ओके, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। अगला प्रश्न है, निशा जो है अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सकें। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क जो है किस चरण को दर्शाता है? पूर्व परंपरागत या उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत? बताइए। बहुत अच्छे भाई, बताइए इस तरह का तर्क किस चरण को दर्शाता है? ये दर्शाता है परंपरागत चरण को। ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लेवाइगोस्की के सिद्धांत मुख्यतः किसके विकास पर जो है पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है? जैव परिपक्वता, संवेगात्मक या आरोपण प्रतिरूप, नैतिक या सांस्कृतिक उपकरणों, संज्ञानात्मक या पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक? बताइए, लेवाइगोस्की के सिद्धांत मुख्यतः किसके विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, तो यहां पे देखना, लेवाइगोस्की का सिद्धांत जो है मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यहां पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, या विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, या विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, एट का जवाब दीजिए सब लोग। तो लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक अध्यापिका को यही करना चाहिए। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किससे प्रधानता जो है देती है? बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, या पाठ्यक्रम को पूरा करने को, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, या विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को? बताएंगे सब लोग। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो ये विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है एक प्रगतिशील कक्षा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, हावर्ड गार्डनर की बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों में बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। बताएंगे सब लोग 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। यही आपका कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि संकल्पना के अनुसार। ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशासित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, या भय मुक्त और धमकी भरा, या आगम्य और बहिष्कारी, या उपदेशात्मक और पाठ्यपुस्तक केंद्रित? बताइए, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशासित करता है? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और भी जाके क्लास देखिए, बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। तो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशासित करता है? ये मुद्रक और संपन्न और संसाधन परिपूर्ण को सुशासित करता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, जेंडर
सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, या पूरी तरह वंशगत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, या आनुवंशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या एक जन्मजात प्रवृत्ति है? बताएंगे सब लोग, 12 का जवाब देंगे। जेंडर क्या है? जेंडर तो जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे जो है, यहाँ पे देख सकते हो, दर्शाकर जो है काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, या प्रतिवर्ती सोच, या संरक्षण? बताइए। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? बताएंगे सब लोग। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, या विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, या विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, या विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए? बताएंगे सब लोग। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? तो ये होता है किस लिए? विद्यार्थियों के जो है अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, अविकथन कारण वाले प्रश्न है। पढ़िए अविकथन को, फिर कारण को, फिर आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक कक्षा में अध्यापिका को जो है विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण आर है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कौन सा सही है, कौन किसी सही व्याख्या करता है या गलत है, ये आपको बताना है। 15 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे अविकथन ए आपका सही है, बट कारण आर आपका गलत है, ठीक है ना। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का प्रारूपिक लक्षण है? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, या कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर? बताएंगे सब लोग। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का प्रारूपिक लक्षण है? तो वो है आपका आवेगशीलता, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आसक्तताओं जैसे कि पठन वैफल, गुणज वैफल इत्यादि के संदर्भ में सही है? बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ना फिर उत्तर देना आप लोग। अधिगम आसक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, या अधिगम आसक्तता से जो है जूझते विद्यार्थी के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं, या अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम आसक्तता से जो है जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, या अधिगम आसक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम आसक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कार्यों से प्रभावित होती है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? दृश्य गतिज, या व्याख्यान, या क्रिया आधारित, या बहुसंवेदी? बताइए। श्रवण बाधिता से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? ये वाला क्रिया आधारित नहीं होगा, ठीक है ना, प्रभावशाली। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से जो है कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानकीकृत पाठ्य चर्चा को लागू करना,
या विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, या पाठ्य चर्चा तोरण के लिए लचीलापन रखना। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? ये वाला मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, ये नहीं आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि मानकीकृत आपका नेगेटिव होता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब नेगेटिव हो तो नेगेटिव आंसर भी आपको सर्च करना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में स्वाधीनता से जूझते विद्यार्थियों को की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, या कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, या उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, या उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। बताइए, एक समावेशी कक्षा में स्वाधीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? 20 के जवाब दीजिए सब लोग। यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिगम उपागम में निरंतर रखना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्न द्वारा, या व्यवहार के वाह अनुकूलन द्वारा, या असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा? बताएंगे सब लोग। 21 का जवाब दीजिए। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वो सबसे बेहतर सीखते हैं अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है, या प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, या असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, या उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है? बताइए, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो क्या होती है? ट्वेंटी टू को जवाब दीजिए सब लोग। तो विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? बताइए, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण कौन सा है? पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? A+B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है? भारत को आजादी कब मिली थी? अगला लीप वर्ष कब होगा? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण कौन सा है इसमें? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण ये वाला है, पौधा जो है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, या संप्रत्य मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। अलग रखना चाहिए, नहीं। हतोत्साहित नहीं करना है क्योंकि निगेटिव होता है, ठीक है। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अध्यापिका को यही करना चाहिए अधिगम को सुसाधित करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? दी गई समस्या में और अधिक जो है गैर जरूरती जानकारी जोड़ देंगे, या उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे, या उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे, या उन्हें समान तरह की जो है समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे? 25 को जवाब दीजिए। तो इसमें हम वही तरीका अपनाएंगे, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अविघटन कारण वाला प्रश्न आ गया है, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अविघटन है एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपने भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। कारण आर है, भ्रांतियों पर चर्चा करना जो है अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत या महत्वपूर्ण है। इसमें सही विकल्प चुनना है आपको। 26 का जवाब दीजिए।
इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे किसके भाव को महसूस करें? निराशा, शर्म, खुशी, कुंठा। 27 का जवाब दीजिए, बताएंगे सब लोग। 27 का राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थी जो है सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे खुशी के भाव को महसूस करें, तो यहाँ पे खुशी आ जाएगा, ऑप्शन तीसरा वाला, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी या प्रतिस्पर्धा निर्देशित। बताएंगे सब लोग, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? 28 का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महारत अभिमुखी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? तो बताइए सब लोग, कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? तो दंड आपका प्रभावित करेगा, ठीक है ना, और दंड के साथ साथ अभिसंज्ञान, ये दोनों आपको जो है अधिगम में जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो तीसरा चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा वाला। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में क्या सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या निष्क्रिय, अधीन या नगण्य? इसका जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना। मैंने आपको बताया था सक्रिय निष्क्रिय के बारे में, ठीक है। बाकी 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी वीडियोस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे 6:45 पे।